वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाले हैं। आपको पता होगा 3 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली हुई है। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ। इस वीडियो में हम सबसे पहले इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर की वैकेंसी जो आई है इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। पोस्ट कितना आया हुआ है, 936 पर टोटल आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ऑनलाइन से लेके पूरा फाइनल ज्वाइनिंग तक। ठीक है, पूरा सफ़र इसमें हम तय करने वाले हैं। तो भाई ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसे इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो इस पर आ जाएगी, तीसरी वीडियो इस पर आ जाएगी। क्योंकि ऐस मतलब जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड सब कुछ दे दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा, सैलरी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम बढ़िया से लिखे हैं, पूरा डाउट क्लियर कर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नए कैंडिडेट होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग हेड ऑपरेटर के बहुत सारी जानकारी इसमें देखने वाले हैं। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें फैमिली के लिए रूम वगैरह मिलता है कि नहीं, इसका मतलब पूरा बायोडाटा बताएंगे। फिर इसके बाद इसका बताएंगे, इसका बताएंगे, इसकी जॉब लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पे मिल सकती है आपको पोस्टिंग, कहाँ पे नहीं, कट ऑफ क्या गया था, पेपर कैसे आते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं, 3 वैकेंसी आपकी आ गई है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी आई है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर 1 उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर। टोटल पदों की संख्या है 936। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हेड ऑपरेटर, राइट। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए पदों की संख्या 936 है। कैटेगरी वाइज हम लोग जल्दी से सीट देख लेते हैं। यहाँ देखो कैटेगरी वाइज सीट कितनी है। जनरल की सीट है 379, ईडब्ल्यूएस की सीट है 92, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की सीट है 252, एससी कैंडिडेट की सीट है 195, और वहीं पे एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनकी 18 सीट है। क्लियर, आपको पता चल गया होगा। ये जनरल की सीट है, ईडब्ल्यूएस की सीट है, ओबीसी की सीट है, एससी की सीट है, और एसटी कैंडिडेट की ये सब सीटें हैं नीचे जो दिख रहा है। ठीक भैया, ये सारी चीज़ आपको दिख रहा होगा जो सीट है कैटेगरी वाइज। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं आरक्षण देख लेते हैं, आरक्षण सीट। तो यहाँ पर देखिए आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण देख लेते हैं किनको किनको मिला है। यहाँ देखो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 18 सीट है टोटल भैया, रिजर्व है, और भूतपूर्व सैनिक की टोटल 46 सीटें हैं। महिलाओं की टोटल सीट है 186, इसमें ऑल फीमेल है। ठीक है, टोटल ऑल फीमेल। कितनी सीट है इनकी, 186 सीट है फीमेल की। क्लियर, अच्छे से आपको पता चल गया होगा, इतना डाटा आपको क्लियर पता चल गया होगा हेड ऑपरेटर के बारे में, इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा। 20 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। सभी के लिए कॉमन फीस है, 400 रुपये लगेगी फीस। ठीक है, पदों की संख्या आपको बता चुके हैं। एज लिमिट देख लो, काउंट कहाँ से होगी। यहाँ तक आपकी उम्र जो है 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 1/7/2022 तक आपकी उम्र जो है 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और 28 वर्ष तक ये जर्नल की एज है। 20 से 28 साल जर्नल की एज है। जो माउट करते हैं यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा होगा जो 20 वर्ष दिख रहा है, और यहाँ पे 28, 20 वर्ष लेके 28 वर्ष तक जनरल की एज है। बाकी 28 में 5 वर्ष और जोड़ दो, ओबीसी एससी एसटी 5 साल इनको छूट है, तो भैया 28 में 5 जोड़ दोगे, इन 33 साल तक देख सकते हैं वैकेंसी को। क्लियर हो गया होगा आपका अच्छे से डाउट। ठीक है, ये आयु समझ में आई होगी आपकी। 20 वर्ष से कॉमन है, जनरल की 28 वर्ष, बाकी 5 साल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को छूट है। वही फीमेल को भी नियम लागू होगा। क्लियर, वही जो मेल कैंडिडेट का लागू होगा ओबीसी एससी एसटी, वही फीमेल को भी लागू होगा। जो जनरल का लागू होगा वही इनको लागू होगा। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर इसके इक्विवेलेंट जान से मान लीजिए आप बीटेक भी किए होंगे तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में कोई भी आपका ट्रेड रहा होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, जो भी आपका ट्रेड रहा होगा इसमें फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए नोट अच्छे से लिखा हुआ है, वहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है कि भैया जो अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको साफ साफ बता दे रहे हैं 28 फरवरी तक आपकी जो एजुकेशन है डिप्लोमा की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास जो है डिप्लोमा डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए उपलब्ध, यानी 28 फरवरी तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके पहले अगर
1 मार्च में आप लोग के कंप्लीट हो रहे, तो भैया आप लोग अलाउ बिल्कुल भी नहीं हो। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो पास कैंडिडेट हैं वही अब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर में हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और अधिमानी अहर्ताएँ देख लो, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो चुके हैं। अगर आपके पास हो तो लगा दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है अगर ओ लेवल आपने कर रखा है तो लगा दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी ए बी मतलब बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, आप लोग लगा सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आप लोग अवधि तक आप लोग सेवा की हो तब भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास होगा तभी लगाइएगा, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब यह है, अधिमानी अहर्ता का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट का 250 स्कोर आ गया, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, इसका भी 250 स्कोर आ गया। लेकिन एक कैंडिडेट में ऐसा है जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है, एक कैंडिडेट ऐसा है कोई सर्टिफिकेट इसमें से नहीं लगाया, ना तो ओ लेवल, ना तो एनसीसी, ना तो प्रादेशिक। तो भैया छूट किसको मिलेगी? जो सर्टिफिकेट लगाया होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्कोर सेम है और छूट इसे दी जाएगी जो यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाया होगा। बाकी इसका कोई मतलब नहीं, स्कोर वगैरह कुछ इसमें नहीं काउंट होता। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो भैया यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे मेल कैंडिडेट की लंबाई मतलब हाइट। जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की हाइट जो होगी 168 सेंटीमीटर होगी, और जो वहीं पे एसटी कैंडिडेट होंगे इनको 160 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, तब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट का छाती नापी जाती है, मतलब चेस्ट नापा जाता है। जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 84 होगा, यहाँ पे क्लियर, यहाँ 84 होगा। और यहाँ पे देखिए एसटी कैंडिडेट जो होंगे 77 से इनका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम 79 होना चाहिए। ठीक है, इन कैटेगरी के लिए। बाकी आपका 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा, चाहे आपका क्यों 90 ना हो, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका 95 होगा। मतलब इस मिनिमम तो आपका इतना होना चाहिए 77 और 79, और आपका कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपको नोट में साफ साफ लिखा गया है कि आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी होगा। सांस आपको रोक के 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। क्लियर, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीमेल का। तो फीमेल का देख लीजिए, इनकी हाइट होती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इनकी हाइट होती है 152 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट 147 सेंटीमीटर। इनका वजन नापा जाता है 40 किलो, मिनिमम इनका वेट होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला स्टेप देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया आपकी कैसी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका 400 नंबर का पेपर होगा, वो भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम मतलब सीबीटी एग्जाम होगा। मात्र एक पेपर होगा, एक पेपर के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ देखिए हम लोग विषय देख लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर आपको मिलेगा। हिंदी से आपको 100 अंक मिलेंगे, मतलब 100 नंबर। विज्ञान और जीके से आपको 100 नंबर, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ से 100 नंबर, और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग से आपको 100 नंबर। तो भैया यहाँ पे देख लेते हैं, 100 नंबर का पेपर रखा गया है। टोटल नंबरों की संख्या है 400। टाइमिंग आपको मिलेगा 2.5 घंटा, टोटल 150 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर, बिल्कुल भी आप पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अभी सब बच्चे पूछेंगे प्रश्नों की संख्या सर कितनी होगी, आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ भी देखिए हम लोग आगे देखने वाले हैं प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्न कितने आएंगे। यहाँ भी देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो 160 प्रश्न आएगा या तो 200 प्रश्न आएगा। ज़्यादा चांस है आपके 200 प्रश्न आने के। ठीक है, और साफ साफ बोला गया इसमें, अगर 160 प्रश्न आएगा तो वहाँ पे प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, 40 40 40। ठीक है, और जहाँ पे 200 प्रश्न आएगा तो वहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 50 50। यही दो में से एक नियम फॉलो होने वाला है, इसके अलावा और कोई नियम फॉलो नहीं होगा। अगर इसमें 50 प्रश्न आया तो यहाँ भी देखो, अगर इसमें 50 प्रश्न आए तो हर सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन आपको अनिवार्य होगा हल करना, यानी सॉल्व करना 25 प्रश्न। अगर 40 प्रश्न आए तो आपको 20 प्रश्न सब में हल करना अनिवार्य होगा, 20 प्रश्न। ठीक है, 20 कहने का मतलब आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा सभी सब्जेक्ट में। क्लियर, साफ साफ यहाँ पे बोला गया। अभी आपका देखो एक लेटेस्ट एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें 200 प्रश्न आए थे, लेकिन उसमें क्या बोला गया था, उसमें ओवरऑल 40% और ओवरऑल 40%, बाकी 35% सब्जेक्ट वाइज लाना इसको ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन ऐसा आपके में नहीं है, आपके में थोड़ा सा टफ है, टफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी में आपको 25 प्रश्न लाना अनिवार्य होगा।
अगर आपके पास 200 प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्नों की संख्या 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 40-40 प्रश्न आते तो एक प्रश्नों की संख्या 2.5 हो जाएगी, लेकिन आपको 20-20 क्वेश्चन करना होगा। तो मतलब यही 2 नियम फॉलो होने वाले हैं। कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, या तो 160 आएगा तो आपको सब 40-40 प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर 200 प्रश्न आएंगे तो आपको 50-50 प्रश्न देखने को मिलेगा, 50 आएगा तो आपको 25-25 करना अनिवार्य होगा, अगर 40 पूछेगा तो 20-20 प्रश्न करना अनिवार्य होगा, क्योंकि एग्जाम साफ साफ नोटिफिकेशन में बोला गया है कि सब्जेक्ट वाइज 50% होना चाहिए, प्लस ओवरऑल आपका 50% स्कोर होना चाहिए। ओवरऑल मतलब 400 में 200 होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। यहाँ देखो, ओवरऑल 50% स्कोर होना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज 50-50% होना, तब आप जाके पास होंगे, नहीं तो फेल होंगे। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर आपके पास 40 प्रश्न आया तो आपको 20 प्रश्न उसमें से हल करना अनिवार्य होगा, किसी भी हालत में आपको करना ही करना होगा, जो कि अनिवार्य है, और ओवरऑल 50% हल करना होगा। ठीक भैया। उसके बाद आपका ये सारी प्रक्रिया जब आप लोग दे दोगे तो उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा रहेंगी तो स्कोर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे? 2 प्रकार से होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा प्लस ओवरऑल होगा। सब्जेक्ट वाइज जैसे हिंदी में अलग से होगा, रीजनिंग में अलग से होगा, जीके में अलग से होगा, और मैथ में अलग से होगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, स्कोर सब्जेक्ट वाइज बढ़ेंगे, प्लस ओवरऑल स्कोर बढ़ाया जाएगा। मतलब ओवरऑल भी घट सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन यही फैक्टर वहाँ पे नियम लागू होगा। ये भी आपका पूरा डाउट क्लियर पता चल गया होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमाण पत्र आपका कौन कौन से लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का हो, लेकिन 28/2/2022 के पहले का हो, बाद का ना हो। मतलब आपका 1 मार्च 2022 तक नहीं चलेगा, 28 फरवरी तक हर हाल में आपके इसके पहले का प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, और 1 अप्रैल 2021 का पहले नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल जैसे मान लीजिए, अगर 1 फरवरी 2021 का भी होगा तब भी आपका नहीं चलेगा। यानी मार्च के बाद, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब बना होना चाहिए 2021 में, चल जाएगा। लेकिन अप्रैल के पहले नहीं होना चाहिए, मार्च में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए 28 फरवरी के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो भैया अपना सर्टिफिकेट हम तो कहते हैं नया बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास होगा 1 अप्रैल के बाद का होगा तो बिल्कुल चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, यानी 28 फरवरी तक चल जाएगा। अगर आपके पास इसके अंदर का होगा तो बिंदास आपका चलने वाला है। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट है उनका उसी डेट का होना चाहिए, लेकिन आपका 28/2/2022 तक का मतलब होना चाहिए। बाकी ये यहाँ पे वो नहीं दिया गया कि ये 1 अप्रैल 2021 से ही होना चाहिए। 3 साल का जो होगा मिनिमम, जो आपका 3 साल का चलता है वो आपके पास होगा तो चल जाएगा। SC/ST को उसमें बोला नहीं गया है, लेकिन OBC वाले कैंडिडेट को साफ साफ उसमें बोला गया है कि भाई ये 1 अप्रैल के बाद का आपका होना चाहिए, किंतु 28 फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद यही निवास प्रमाण पत्र सेम वही होगा, 28 फरवरी 2022 तक का होना चाहिए, और 1 अप्रैल का उसके पहले का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद से होना चाहिए, पहले का नहीं। तो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। क्लियर। बाकी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग वाले होंगे उनका घोषणा पत्र जो होगा, उनको जो आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से उनका सर्टिफिकेट लगेगा, तो भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके उसके बाद क्या होगा, सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सब कुछ मतलब आपका फॉर्म ऑनलाइन भी हो गया, सब कुछ क्लियर बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे लगेगा। और हाँ, नोट याद रखना, अपना फॉर्म ऑनलाइन करना तो भैया गलती बिल्कुल मत करना, पहले बता दे रहा हूँ। नाम वगैरह अच्छे से भरना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब अच्छे से भरिएगा। और इंटर, हाई स्कूल जो भी आप लगाएंगे, ग्रेजुएशन, मतलब जो भी आपको एजुकेशन होगा, जैसे मान लीजिए इसमें डिप्लोमा मंगाए तो डिप्लोमा जो भी होगा अच्छे से एकदम भरिएगा, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ी मत करिएगा ना। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, DBPST होगा, फिर उसके बाद रनिंग वगैरह होगा। रनिंग क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर होगा, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर आपकी रनिंग होगी 28 मिनट में, और फीमेल का 2.4 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर और 400 मीटर आपकी रनिंग होगी। टाइमिंग आपका 16 मिनट, और इनको मिलेगा 28 मिनट। रनिंग भी आराम से आपकी निकल जाएगी, ठीक है। DBPST होने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, देन आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा। पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। और सैलरी की जो बात की गई है, सैलरी के ऊपर तो एकदम बिंदास बनाने वाले हैं, क्योंकि भैया 4200 पे ग्रेड की जॉब है। क्या 4200 पे ग्रेड की जॉब है? जाहिर सी बात है, जितना UPSI की जो अभी जॉब निकली हुई है 9534, उसकी ही बेस पे आपकी सैलरी मिलने वाली है। जॉब बहुत ज़बरदस्त है इसकी, सुपर डुपर जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, 50+ मिलेगी
बहुत और ज़्यादा मिलेगी। तो इसके ऊपर सैलरी वाली वीडियो तीनों की स्पेशल आने वाली है, एकदम स्पेशल। तो सैलरी के ऊपर वीडियो स्पेशल आ जाएगी, जॉब प्रोफाइल की आ जाएगी। तो भैया ये वाली जो वीडियो थी यहाँ देखिए, इसको पूरा हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक, किसको क्लियर कर चुके हैं? हेड ऑपरेटर को अच्छे से हम लोग एक वैकेंसी को क्लियर कर दिए हैं। हेड ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 936 पद होते हैं। फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, फीस कितनी है, सारी प्रक्रिया हम पूरा ज्वाइनिंग तक देख चुके हैं। ठीक, इसका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, एक भी डाउट आप नहीं बचेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो वीडियो आने वाली है, अब दूसरी वीडियो इस पर अपलोड करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर तीसरी वीडियो होगी। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं सैलरी, फिर उसके बाद पैटर्न, फिर उसके बाद आपको सिलेबस वगैरह दिखा देंगे। उसके बाद कट ऑफ के ऊपर वीडियो आ जाएगी, और उसके बाद जॉब प्रोफाइल पे आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, इस पर पूरा डाटा आपका आने वाला है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो इस पर आने वाली है असिस्टेंट ऑपरेटर की, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।